नमस्कार। तो आपका स्वागत है सेशन 5 में। रैंकअप कोर्स हम चला रहे हैं और यहाँ पे अब तक मैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपको कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ, है ना। तो आज हमारा सेशन 5 में हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो चुकी है और अब हम पहुँच चुके हैं अपनी स्ट्रेट लाइन पे, है ना। तो मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था। इस पूरे लेक्चर को मैं नाम दूंगा कि ये कॉनिक सेक्शंस का लेक्चर है, बस ऐसा मान लो। ठीक है ना। बहुत सारा ओवरव्यू देने वाला हूँ ग्राफ थ्योरी के बारे में आज। तो सबसे पहले मैं वापस आता हूँ स्ट्रेट लाइन पे और आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, वो मैं आपको रिकैप नहीं करवाऊंगा। जो मैंने आपको स्लॉप के बारे में पढ़ाया था वो एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि स्लॉप क्या होता है, बोलो। तो स्लॉप की डेफिनेशन आपको पता लग गई? यस। स्लॉप की डेफिनेशन क्या है? ये एक तरीके से किसी भी लाइन या किसी भी कर्व का एंगल बताता है आपको, किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हमने बताया था स्लॉप को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, और एम की वैल्यू क्या रहेगी? टेन थीटा रहेगी। ये बात सत्य है? यस। और थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? ग्रेट। फिर हमने बोला था कि अगर मान लो हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे दी जाए तो कैसे निकालेंगे। तो अगर दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम चुपचाप y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस x1 कर देंगे और ऐसे ही हम स्लॉप को कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब हम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं भाई। तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कर्व या कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो आप उससे ही पता लगा सकते हो आपका आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है ना। चलो चेक करते हैं एक बार। कैसे भाई? सर कैसा बोल रहे हो आप? तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जब भी मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ ना, स्ट्रेट लाइन की जब भी मैं बात करता हूँ, तो आप इतनी बात याद रखो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक। और वो इक्वेशन क्या होती है, जरा ध्यान सुनेंगे सब लोग। इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सर अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो ही स्ट्रेट लाइन होगी क्या, अदरवाइज नहीं होगी क्या? अरे तुम्हें ऐसा लग रहा है? धीरे धीरे समझो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन दिख रही है आपको, है ना। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे c क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाते हो तो उसमें वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है ना। हम ज्यादातर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई और एक्स ही लेते हैं, जेड को हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं। तो मान लेते हैं वाई और एक्स में हम कोई भी लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई क्या डिनोट कर रहा है? वाई चुपचाप वाई एक्सिस को ही डिनोट कर रहा है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। अब बचा एम और सी। एम आप पढ़ चुके हो। एम क्या होता है बताओ? एम इज द स्लोप। अरे वाह, समझ में आ गया भाई आपको। ठीक है। लेकिन ये सी क्या है? ये तो आपके लिए नया नया है एकदम, है ना। सी तो समझ में नहीं आ रहा होगा सी क्या होगा। तो भाई साहब ये जो सी है ना, इस सी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। और कौन सा इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट। सर वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? सर इंटरसेप्ट तो हमने नाम नहीं सुना पहले। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको कोई भी इक्वेशन देता हूँ, सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो फिर उसको बनाना सीखते हैं हम लोग, कैसे बनेगी। चलो ध्यान से देखते हैं। भाई मैंने बोला कि मान लेते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं मैं। चलो ध्यान से देखो। मैंने ये क्लास 11 चैप्टर 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैंने डाउनलोड की हुई है। ये एक्सरसाइज 10.1 है। इसमें आपको बहुत सारे स्लोप वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। ऐसे करके आपको स्लोप पूछा गया है इस पूरी एक्सरसाइज में, तो आप यहाँ से स्लोप वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक्सरसाइज 10.1, ठीक है ना। पूरी को अटेम्प्ट मत करना, जो क्वेश्चन समझ में आए वो कर लेना बस, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जैसे मान लो कि मैं कोई भी इक्वेशन लेता हूँ जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो। जैसे मान लो कि इक्वेशन आपको दिख रही है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को चुपचाप यहाँ से ले लिया। ये इक्वेशन मुझे दिख रही थी। मैं देखना चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे। देखो, चलो पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे इसको। ये आ गई मेरी इक्वेशन। मेरी इक्वेशन है 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ what I need to do is I have to draw a graph between y and x. How to draw that? ठीक है ना।
तो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन देखी तो मैंने देखा ना तो y के ऊपर स्क्वायर है ना ही x के ऊपर स्क्वायर है, मतलब पूरी इक्वेशन लीनियर दिख रही है मुझे। जैसे ही मुझे लीनियर इक्वेशन दिखी तो मुझे पता लग गया कि दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे? इक्वेशन को देखो, इक्वेशन में ना तो y के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ना x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ना ही इसके ऊपर अंडर रूट होना चाहिए। ठीक है ना? सब कुछ लीनियर होना चाहिए, सबकी पावर वन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। चलो, अब मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना? करते हैं, चलो तो ग्राफ ड्रॉ। तो सर आपने तो बताया y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसी इक्वेशन तो ये नजर नहीं आ रही। तो नजर नहीं आएगी, आपको बनानी पड़ेगी खुद से। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में क्या है, mx प्लस सी। यस, क्या करेंगे फिर? तो 2y इक्वल टू, y को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो x माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स बन गया और प्लस फोर इधर आके माइनस फोर बन गया। क्लियर है? अब y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2x माइनस 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2x माइनस 2। नहीं आया समझ में? ये मेरे पास y की इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, y इक्वल टू 1/2x माइनस 2। अब इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। एक बार कंपेयर कर रहे हो, करो चलो कंपेयर। ध्यान से देखो तो y x x। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1/2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, m। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी, बाद की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -2, और यहाँ पे c क्या है, c। कंपेयर करो। कंपेयर करने से क्या दो वैल्यूज मिली आपको बताओ फटाफट। आपको पहली वैल्यू मिल गई m इक्वल टू हाफ, c इक्वल टू -2। क्या दो वैल्यूज मिल गई? मिल गई सर। अच्छा जी, अब हमें बनानी है इक्वेशन। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है कुछ इस तरीके से। ठीक है? कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये एक्स है, ये वाई है। आपको पता है ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है ना? राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। ओके, ऐसे करके मैंने बोला कि मेरे पास ऐसे करके पूरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले आप देखो कि मतलब जब भी लाइन की इक्वेशन बनाते हो या लाइन की कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो सिर्फ आपको दो ही चीजें देखनी होती है। सबसे पहले मुझे बताओ, स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव है। तो लाइन कैसे बनेगी, फर्स्ट और थर्ड में या सेकंड और फोर्थ में? कल सिखाया था, लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था, याद करो। मैंने बताया था वेन एवर द स्लोप इज पॉजिटिव द लाइन मस्ट बी ड्रॉन इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यस और नो? whenever the slope is negative the line must be drawn in second and fourth quadrant। तो मुझे पता लग गया कि लाइन को बनाना है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बात तो गारंटी है। अब वो लाइन बनेगी कैसे, ओरिजिन से पास होगी या कहीं और से पास होगी? तो याद करो मैंने सी का नाम क्या बताया था आपको, मैंने सी का नाम आपको बताया वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। तो वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, -2 पे। तो -2 कहां होगा, लगभग यहाँ पे। -2 से लाइन कट करती हुई जाएगी। मैं बात समझना? अब देखो ध्यान से, क्या स्लोप पॉजिटिव है, यस। तो कैसी लाइन बनेगी, ऐसे। आया ना, यस। तो इस लाइन को उठा के अब यहाँ रख दो। ध्यान से देखो कैसा लगेगा। तो मैंने एक लाइन बनाई कुछ इस तरीके से, जो कि -2 से पास होती हुई नजर आ रही है, एंड दिस इज द लाइन व्हाट वी हैव ड्रॉन। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में इसका लाइन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। नहीं, इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ था थ्योरेटिकल, तो उन्होंने सीधा सिंपल सिंपल इक्वेशन बताई हुई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, बट लाइन ऐसे बनने वाली है। क्या आपको ये बात पता लगी? क्या स्लॉप हाफ होने से कोई फायदा, मतलब कुछ दिक्कत हुई? नहीं। स्लॉप का ये नहीं देखना कि स्लॉप की वैल्यू क्या है, हाफ है, 1/2 है, 1/√2 है, या क्या है। छोड़ दो उस बात को, सिर्फ इतना देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुम्हें पता लग जाएगा कि लाइन कैसे बनने वाली है। इज इट क्लियर? चलो एक और इक्वेशन ले लेते हैं फिर, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक इक्वेशन और लेते हैं। दिख रही है एनसीईआरटी? यस। चलो सर कौन सी इक्वेशन लेनी है भाई, कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ, ज़्यादा सोचो मत। चलो ये ले लेते हैं। दिख रही है इक्वेशन? लो भाई उठा लो। उठा लिया सर। चलो जी पेस्ट कर दूं जाके? कर दिया सर। इक्वेशन दिख रही है, 2x माइनस 3y
प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा जी, इक्वेशन तो सर अच्छी नजर आ रही है। फिर क्या करेंगे, सबसे पहली बात, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले इसको किसकी फॉर्म में लाना पड़ता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहले y की वैल्यू निकालते हैं चलो। तो मेरे हिसाब से 2x प्लस 6 को इधर ही रखो और 3y को इधर ले आओ, कोई दिक्कत? y को इधर ही छोड़ दो, अब 3 को नीचे ले आओ, तो 2x/3 प्लस 6/3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू आ गया 2/3 ऑफ x प्लस 2। समझ नहीं आई बात? इक्वेशन बन गई। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा जाए, करते हैं कंपेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 2/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 2। यस और नो? ग्रेट। तो अगर इन कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ रही है 2/3, c की वैल्यू आ रही है 2। अच्छा जी, चलो फिर 10 सेकेंड्स का समय है आपके पास, फटाफट ग्राफ बना दो। मुझे पता है आपको समझ में आ गया कैसे बनना है। जिसको समझ में आ गया बना दो फटाफट। जल्दी बना ग्राफ। यस, m इक्वल टू 2/3। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। लाइन कैसे ड्रॉ होने वाली है, फर्स्ट और थर्ड में? अगर सही है बिल्कुल। c इक्वल टू क्या है, +2। मतलब लाइन कहाँ पे काट रही होगी y एक्सिस को, +2 पे। कैसी लाइन बनती हुई नजर आएगी? कुछ ऐसी। नहीं समझे? समझ में आया? समझ में आया नहीं आया, बोलो फटाफट। गुड। तो जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर। सॉरी। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जैसे कि ऐसा पूछ लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, ठीक है ना। कोई भी लाइन है, अगर मान लो उस लाइन की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है, उस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है, तो और कुछ भी वैल्यूज हमें गिवन है, तो उससे इक्वेशन हम बना सकते हैं। हालांकि मैं वो आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो आपको जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में पूरा मैथ सिखाई जा रही है, इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा है, ठीक है ना। हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज की जरूरत है, जरा ध्यान सुनेंगे। जैसे कि अभी आपको इक्वेशन दिख रही होगी, ये वाली जो हमने इक्वेशन ली थी, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, दिख रही है सबको इक्वेशन? मैं आपको एक और इक्वेशन दिखाता हूँ। यहाँ से कोई और इक्वेशन उठा लेते हैं। ये इक्वेशन दिख रही है सबको, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। उठा लो उसको। चलो, मैंने उठा लिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो लिख रहा है मेरा 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अभी जैसे अब आप दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस में आ चुके हो थोड़ा सा, है ना। अब आपको देखते ही नजर आ रहा होगा, सर हम बार बार y की इक्वेशन निकाल रहे हैं, पागल हो जाएंगे ऐसे तो। m निकालते हुए c निकालते हुए, ऐसे तो पागल हो जाएंगे ना हम लोग। तो क्या करें फिर सर? क्या करें कि हमें इक्वेशन देखते नजर आ जाए कि हमारा स्लोप क्या है, हमारा y इंटरसेप्ट क्या है। चलो शॉर्टकट सीखते हैं। शॉर्टकट सीखने से पहले मैं आपको कोई भी शॉर्टकट रटवाऊंगा नहीं, पहली बात। पहले बताऊंगा कैसे आया, ध्यान सुनो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन दिखती है ना आपको? ऐसी ऐसी इक्वेशन ही होती है हमारी। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है ना। चलो अच्छी बात है। ध्यान से देखो, तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक काम करो, ए एक्स प्लस सी को इधर रखो और बी वाई को इधर ले आओ माइनस में, कोई दिक्कत? फिर आप क्या करो, ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या y की वैल्यू आ रही है माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करा जाए। करो कंपेयर फटाफट। क्या एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस ए बाई बी है, यहाँ पे m है। इसका मतलब स्लॉप की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए बाई बी। इसका मतलब y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई बी। अब कोई भी इक्वेशन हो मेरे पास, देखो फटाफट निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखते हैं यहाँ पे, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप सॉल्व कर चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हो, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी कौन होंगे। हाँ या ना? चलो सबसे पहले मुझे बताओ, स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी होता है।
तो मैंने लिखा माइनस व्हाट इज ए, इट इज 3, व्हाट इज बी, इट इज -4, सो द स्लोप विल बी 3/4. ग्रेट, ग्रेट. व्हाट इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज -c/b, तो माइनस ऑफ c, व्हाट इज c, 10, व्हाट इज b, -4, it will be 2, 5 means 5/2 means 2.5. This is your y intercept, this is your slope, and now you can form the graph of the line. Is it clear? या सन्नाटा छा गया? नहीं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है ना? गुड. तो आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे बनाने हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे y इंटरसेप्ट निकालना है, कैसे स्लोप निकालना है, और उसके बाद आप ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हो. इज इट क्लियर? मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, शॉर्टकट याद ना रहे तो y = mx + c को तो याद रखना ही पड़ेगा. इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा y = mx + c में, उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर है इतनी बात? गुड. आगे बढ़े फिर. चलो जी. सर स्ट्रेट लाइन तो हमें समझ में आ गई. अच्छा जी. और देखो, नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो एक्चुअल में होता है हमारा सर्कल. वैसे सर्कल के ग्राफ आपको ज्यादा दिए नहीं जाएंगे फिजिक्स में, बट फिर भी मैं बहुत ही बेसिक चीजें सिखा रहा हूं तुम्हें. कुछ मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए और आपको उसको समझ ना पाओ. ठीक है ना? फिजिक्स बहुत तगड़ी सिखाने वाला हूँ. एक बात ध्यान रखना, मेरे पास सारी बुक्स रखी है यहाँ पे. मेरे पास सिंगेज है, मेरे पास एच सी वर्मा है, मेरे पास फिलहाल एमटीजी के बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं. रैंक अप कोर्स इस नाम, इसका नाम मैंने रखा हुआ है, तो रैंक अप फिजिक्स के नाम से मेरे पास सारे एडिशंस हैं. देन रेसनिक हैलिडे मेरे पास पड़ी हुई है. ठीक है ना? तो जब मैं फिजिक्स सॉल्व करूंगा तो फिजिक्स में आपको बुक का नाम आपको दिखा के, आपको क्वेश्चन नंबर दिखा के मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है ना? और मुझे पता है कि कौन सी बुक में कौन सा तगड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारी बुक से सॉल्व करवा के यहाँ पे दूंगा आपको. चाहे मुझे टाइम कितना भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा फिजिक्स. ध्यान रखना. चलो, ध्यान से देखो, सर्कल पे आते हैं वापस. अब सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? जैसे आपने अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी, उसमें ना तो एक्स पे स्क्वायर दिख रहा था ना वाई पे स्क्वायर दिख रहा था, है ना? इसकी इक्वेशन कैसी होती है जरा ध्यान सुनना. इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. अरे सॉरी, इक्वेशन तो बहुत खतरनाक लग रही है. तो फिर सर्कल की इक्वेशन बनाई कैसे सर आपने? भाई साहब, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k हो. क्या हो? h, k हो. नहीं समझे? जिस सर्कल की रेडियस कितनी हो? r हो. इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखी जाती है? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. सर बात कुछ कम समझ में आई. बात समझाते हैं आपको, क्वेश्चन लेते हैं. देखो ध्यान से, सारी बातें ज्यादातर क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी. ध्यान सुनना. अब मैं दूसरा चैप्टर की बात करता हूँ. एक मिनट, मैंने शायद चैप्टर वो खोला नहीं है यहाँ पे. यस, ये स्ट्रेट लाइन सी है सिर्फ. ओके, जस्ट वेट. हाँ, यस, आ जाओ वापस. तो भाई साहब, ये कॉनिक सेक्शन है हमारा, क्लास 11 चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है ये. ठीक है ना? कॉनिक सेक्शंस. ठीक है ना? वापस से मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड की है. देखो ध्यान से, आपको दिख रही होगी इक्वेशन x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके. अब हम क्वेश्चन लेते हैं. कोई भी, मान लो कोई, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है कि एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर है 0,2 पे और रेडियस है 2. अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन तो भाई. सर्कल का, एक मिनट उठा ही लेता हूँ ना क्वेश्चन को. ध्यान से देखो, मैंने इस क्वेश्चन को किया कॉपी और इसको यहाँ कर देता हूँ पेस्ट. कर दूं? चलो जी. सेंटर क्या दिख रहा है आपको? 0,2. रेडियस क्या दिख रहा है? 2. लिखो फिर वैल्यूज. रेडियस इक्वल टू 2. एच और के क्या होता है? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट्स? 0,2. तो लेट्स मैप देम. अगर आप एच और के को मैप करोगे 0,2 से, तो एच की वैल्यू क्या निकलेगी? 0. के की वैल्यू क्या निकलेगी? 2. एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 2, रेडियस की वैल्यू 2. याद करो इक्वेशन. सर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर
इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। चलो व्हाट इज एक्स, पता नहीं। एच क्या है, 0 है। प्लस व्हाट इज वाई, पता नहीं। के की वैल्यू क्या है, 2 होल स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस, 2, 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। यस सर। चार, चार खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ है ना। अरे भाई, मतलब कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स पे भी स्क्वायर होगा, वाई पे भी स्क्वायर होगा। हाँ, लेकिन ऐसी इक्वेशन और भी होती है, बताऊंगा बाद में कौन सी होती है, ठीक है ना। एकदम मतलब एक्स और वाई को स्क्वायर जैसे एकदम एक्स और वाई पे स्क्वायर देख के एकदम चमकनी, आंखें नहीं चमकनी चाहिए और ये तो सर्कल मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी पहचान होती है कि एक्स पे भी स्क्वायर होता है, वाई पे भी स्क्वायर होता है, बट जब एक्स और वाई पे हमेशा स्क्वायर होगा तो ऐसा नहीं है हमेशा वो सर्कल ही बनेगा। यस, वो कर्व बनेगा। यस, वो कर्व सर्कल की तरह लगेगा, लेकिन वो सर्कल हमेशा होगा ये कोई गारंटी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा। ओके, चलो आगे सुनते हैं। सर हमें इक्वेशन पता लग गई सर, सर्कल की। बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन पता लग गई। आपको इक्वेशन निकालनी आ गई, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मैं आपको पूछता हूं उल्टा सवाल। कुछ बच्चे गलती करेंगे, ध्यान सुनना जरा, मुझे पता है। मान लो मैंने आपसे पूछा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेट्स से द क्वेश्चन इज find the coordinates of the circle. Find the coordinates of the circle and find the radius of the circle. Coordinates of center of the circle. Okay, find radius of circle. Find out fast. मुझे पता है आज कुछ बच्चे को आंसर आ चुका होगा, बट दैट आंसर माइट बी रॉन्ग, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू इट इन द राइट वे। यस, मुझे पता है। हाँ तो भाई, क्या है आंसर आपका, बताओ जरा एक बार, देखे फिर। चलो देख ही लेते हैं भाई। मुझे पता है एच और के की वैल्यू जो बच्चों ने आधो ने लिखी है वो लिखी होगी 3 और -5। हाँ या ना। जिन बच्चों ने ऐसा लिखा है उन बच्चों का आंसर एकदम गलत है। क्यों, कैसे सर, आपने ही तो बताया था सर। अरे भाई ध्यान से देखो, मैंने जो इक्वेशन तुम्हें बताई थी वो क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यस, यहाँ पे आपको माइनस नजर आ रहा है क्या, नहीं ना। इसका मतलब एच की वैल्यू क्या हुई, -3 हुई। के की वैल्यू क्या हुई, +5 हुई। ये है आंसर। आया नहीं समझ में। कंपेयर करो, कंपेयर करो। क्या माइनस एच की वैल्यू 3 आ रही है, क्या एच की वैल्यू -3 आ रही है, यस और नो। क्या माइनस के की वैल्यू -5 आ रही है, तो के की वैल्यू 5 आएगी, खत्म। यस, रेडियस कितनी भाई, 36 को क्या लिखोगे, 6 का स्क्वायर। ये तो आंसर सबका आना ही था। चलो भाई, इसका मतलब आपको, अब आप सर्कल की इक्वेशन देखने के बाद, कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, यू कैन फाइंड, बट देर इज अनदर इक्वेशन which will trouble you. Let me introduce that equation to you. First of all, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया है आपको, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों क्वेश्चंस आप करोगे। लेट मी, मैं आपको यहीं पे पेस्ट करके दे देता हूँ, ये होमवर्क मैं आज अलग से नहीं दूंगा, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन हमारे हैं, चारों में से एक मैं कर चुका हूँ, बाकी के 3 आप करोगे। अभी वीडियो को पॉज करके अभी कर लो मेरे हिसाब से। लो, ये मैंने कर दिया, ये मैं करवा चुका हूँ, बाकी के होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आप खुद करोगे।
और आंसर आप एनसीईआरटी के पीछे ही सॉल्यूशन मतलब उसका आंसर की होती है, उसमें चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, एंड यू विल फाइंड दैट इट विल ट्रबल यू। दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी सिंपल टू यू बिकॉज आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हो। यस, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। What are the coordinates of the center? You will say that this will be -1 and this will be 3. So the coordinates of the center are -5 and 3. Yes, great. What is the radius of the circle? It is 6. Yes. ये इक्वेशन कुछ कुछ सिमिलर नजर आ रही है जो मैंने आपसे पूछी थी। हाँ है ना, देखो जरा, मैंने भी 3 और 5 की पूछी थी। इसका मतलब मुझे अभी भी याद है एनसीईआरटी, ध्यान ध्यान से सुनो। मैंने एनसीईआरटी को कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम मैं 25 बार इसको पढ़ा चुका हूँ बच्चों को। मतलब 25 बार मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया, पूरी को, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। 25 बार मैं इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका, इसलिए मुझे अभी भी याद है वो। और देखो कितने साल हो गए मुझे, मतलब कितने साल हो गए छोड़े इसको, कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल के बाद भी अभी मुझे कुछ कुछ याद है इसमें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ एनसीईआरटी से। ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो। अब 7th क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको ट्रबल करेगा, इसमें आप एकदम फाइंड नहीं कर पाओगे। चलो सर आप कैसे बात कर रहे हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, लो भाई करो फिर इसको। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कर दिया मैंने यहाँ पेस्ट, आ गया, लो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया, मजा आ गया एकदम, है ना। चलो अब इसमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बताओ एंड रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। चलो हो जाओ स्टार्ट फटाफट, ओनली 20 सेकेंड्स, ओनली 20 सेकेंड्स। ओनली 20 सेकेंड्स। ओनली 20 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके डन। नहीं आया आपका आंसर, है ना, पता ही था मुझे। x² प्लस y² -4x -8y -45 इक्वल टू 0। इसकी ना एक टिपिकल इक्वेशन भी होती है, बट वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने अभी वो इक्वेशन बता दी तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान सुनना, जस्ट वेट। हाँ, आ जाओ वापस। मैं आवाज चेक कर रहा था, आवाज में कुछ दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखो। तो भाई x² -4x, मैं आपको बोलता हूँ जब भी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करो, ये इक्वेशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी सर्कल की इक्वेशन आपको पढ़ाई गई थी, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ, जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनने हैं। x² -4x को एक तरफ लिखो, मतलब x वालों को एक तरफ लिख दो, थोड़ा सा गैप दो, y² -8y को अलग लिख दो, और -45 को अलग लिख दो, इक्वल टू 0 कर दो, बस आया ना। अब याद करो मैंने आपको कौन सी वीडियो में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी सिखाई थी, याद है? कौन सी वीडियो में? बेसिक मैथमेटिक्स की पहली वीडियो, मतलब सेशन 2 में, आया ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, तो सेशन 2 का लिंक मैं यहीं पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेशन 2 पे जाओ, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखो बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। That third alternate method was completing the square method, and that method is only applicable to this equation. Is it clear? याद करते हैं, चलो याद करो। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी आप उस मेथड को अप्लाई करते हो, so your coefficient of x² must be 1. Yes, so x² coefficient is 1. Great. Now उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, x का कोफिशिएंट देखना था। x का कोफिशिएंट इज 4, 4 का आधा करो 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर घटा दो, कोई पाप तो नहीं हो जाएगा? नहीं। फिर इस वाली इक्वेशन पे आओ, वापस से देखो y² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, बिल्कुल अच्छी बात है।
फिर 8y, y का कोफिशिएंट क्या है 8 है, 8 का आधा कर दो 4, 4 का स्क्वायर जोड़ दो, 4 का स्क्वायर घटा दो, कोई पाप तो नहीं हो गया, नहीं, बन गया। चलो अब याद करो कैसे करा था हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद करो फटाफट, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है इस बार, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाता है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बचा माइनस का 4 बचा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगेन वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, सॉरी 45 रह गया ना, माइनस 45 इक्वल टू 0, क्लियर है, ग्रेट। सो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर minus 4 minus 16 is minus 20, minus 20 and minus 45 is minus 65, so it will be equal to 65. Now this equation is very much similar to the equation that I have been told, yes or no, yes, my equation of circle was x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, yes, can I compare that, yes, so h is plus 2, k is plus 4, radius is root 65, great, I got the answer. I know that most of the students are completely hypnotized, yes or no, है ना, कुछ बच्चे तो सदमे में चले गए भी, क्या हो गया ये, मुझे पता है, वीडियो को रोको, रिवाइंड करो, पीछे जाओ वापस, दोबारा देखो पूरा सॉल्यूशन, नहीं समझ में आया तो मैं एक और ले लेता हूँ, देखो एक और लेते हैं फटाफट, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ सब कुछ, एकदम सिंपल, एकदम साफ सुथरा, देखो ध्यान से, एक और ले लो, पेस्ट कर दो यहाँ पे, कर दिया पेस्ट, लो दिख रहा है सबको, तो मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, इक्वेशन को पहले इसमें लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे, यस कर पाएंगे तो तभी, अच्छी तो बात है भाई, ठीक है फिर कर दें, कर दो फिर, कैसे करें भाई, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर को और 8x को एक तरफ लिख लो, लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर को 10y को एक तरफ लिख दो, लिख दिया, माइनस 12 को एक तरफ लिख दो इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, यस ग्रेट, इट इज 1, नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज 8, 8 का हाफ कर दो 4, 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y इज 10, 10 का हाफ 5, 5 का स्क्वायर जोड़ दो, 5 का स्क्वायर घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, व्हाट इज दिस, चुपचाप बिना शोर मचाए, माइनस 16, देन अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इस बार प्लस है तो इसका मतलब y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 इक्वल टू 0, ग्रेट, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25 माइनस 41 माइनस 41 प्लस 12 and that will be I think minus 53, am I right, yes I am right, so it will be equal to 53, so what is the value of coordinate, what are the values of coordinates of the circle, center of the circle, h equal to 4, k equal to माइनस 5 और r इक्वल टू रूट 53, समझ नहीं आया, दिस इज माय आंसर, तो आई थिंक मैं आपको दो एग्जांपल बता चुका हूँ, दो इलस्ट्रेशन में ले चुका हूँ, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c, व्हाट इज m is slope, what is c, c is y intercept, the point at which line intersects y axis, yes or no, great, स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया, सर्कल समझ में आ गया,
अगर आपको कोई भी सर्कल दिया जाए और उसका सेंटर दिया जाए और रेडियस दी जाए तो यू कैन राइट द इक्वेशन, यस। अगर आपको कोई भी लाइन दी जाए, उसका स्लॉप दिया जाए और वाई इंटरसेप्ट दिया जाए, यू कैन राइट द इक्वेशन, यस। यू कैन इंटरप्रेट द इक्वेशंस इनटू ग्राफ्स, यस। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, है ना? अच्छा जी, बहुत सुंदर इक्वेशन, बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन इसकी होती है। बहुत छोटी सी एकदम क्यूट सा नेम होता है इसका, ध्यान सुनना, ठीक है ना? नाम भी छोटा सा ही है और इक्वेशन भी छोटी सी, लेकिन काम बहुत बड़े है इसके, ध्यान सुनना। तो भाई साहब, इक्वेशन पैराबोला, पैराबोला कैसा नजर आता है देखने में? देखने में कैसा लगता है पैराबोला, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं ऐसा, ये तो पागलपंती नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? मैं आपको अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी में बने हुए डायग्राम्स मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने सब बना के दिया हुआ है मुझे, ध्यान से देखो। ये आपको दिख रहा है पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला, ध्यान से देखो। एक सुंदर सा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, सुंदर सी इक्वेशन आपको मैं दिखाऊंगा अभी। सुंदर सा ग्राफ दिख रहा है, यस, इसी को पैराबोला बोलते हैं, ये वाला, ये जो कर्व आ रहा है ना, ये कर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। ओके, चलो आगे देखते हैं भाई इसकी इक्वेशन कैसे होती है। यहाँ ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। चार रूप होते हैं इसके, ठीक है ना? चलो इक्वेशन देखें फिर, ध्यान सुनना। मैं चार ग्राफ बना रहा हूँ फटाफट, और जरा ध्यान से देखना। पहला ग्राफ, पहला ग्राफ ऐसा है, इसमें मान लो पैराबोला हमारा ऐसा बन रहा है कुछ, हाँ या ना? दूसरा देखो, चलो जी। फिर इसी ग्राफ में दूसरा एक और जो नीचे बनता है ऐसे करके कुछ, इसी ग्राफ में एक और जो इधर बनता है, ठीक है? चलो जी, आपको दिख रहे हैं तो सारे ग्राफ्स, यस। इक्वेशन सुनना जरा ध्यान से। इसकी इक्वेशन की पहचान क्या होती है? जितने मैंने चार पैराबोला आपके सामने बनाए, दे आर नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलास। कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला, ग्रेट। इसकी इक्वेशन की पहचान ये है कि कभी भी एक इसकी इक्वेशन आएगी तो एक एक्सिस का स्क्वायर हुआ रहेगा और एक एक्सिस लीनियर रहेगा। मतलब, let me tell you, let we have the equation of this parabola is x square equal to 4ay, x square equal to 4a y, 4a is constant, nothing, मतलब आपको सोचना भी नहीं है उसके बारे में, होता क्या है। यू आर गोइंग टू स्टडी द मैथ्स इन द लेटर लेक्चर्स, ठीक है ना? आपको मैथ्स में पता लग जाएगा व्हाट इज इट। जेई वालों को बोल रहा हूँ, इफ नीट स्टूडेंट्स आर देयर, मेडिकल स्टूडेंट्स आर देयर, ए के बारे में सोचना भी नहीं है, व्हाट इज इट, छोड़ दो। 4 and a both are constant, so you can write x square equal to ky. ओके, ध्यान से देखो, क्या x पे स्क्वायर आ रहा है? यस। क्या y पे भी स्क्वायर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जिस जिस इक्वेशन में सिर्फ एक पे ही स्क्वायर आएगा, वो इक्वेशन देखती मेरे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? दैट दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू द पैराबोला। यस, ग्रेट। अच्छा सर, ठीक है सर, तो सबकी इक्वेशन एक जैसी होगी क्या? नहीं। इसकी इक्वेशन आपको नजर आ रही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन ये होती है। जो नीचे बन रहा है उसमें चुपचाप एक माइनस लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, एंड देन दिस इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इज इट क्लियर? सो दीज आर द काइंड ऑफ इक्वेशंस, वी हैव फोर टाइप ऑफ इक्वेशंस। सर हम कैसे याद रखेंगे इक्वेशंस को? नहीं याद रहेगी हमारे, पर मैं याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ध्यान सुनो। सबसे पहली बात, वी नो दैट if we are writing the equation of parabola, so what we need to do, what we need to remember, एक पे स्क्वायर एक पे नहीं, किस पे स्क्वायर किस पे नहीं। चलो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन देखो एक बार फटाफट, मुझे बताओ, ये पैराबोला खुल रहा है, जो पैराबोला का मुंह है, ये मुंह किधर की तरफ जा रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। यस, इस पे वाई पे स्क्वायर है क्या? नहीं है। इधर देखो, ये वाला पैराबोला किधर की तरफ खुल रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ या ना? इस पे स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो मैंने एक पहचान कर ली, मैं जैसे याद रखता था वैसे तुम्हें बता रहा हूँ।
मैं एकदम देसी तरीके से याद रखता हूँ हर चीज को, ठीक है ना। और वैसे तुम्हें रटवाने की कोशिश करूंगा, चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर अपना तरीका लगा लो कोई, ठीक है ना। मेरा पैराबोला की इक्वेशन को पहचानने का तरीका, जिस एक्सिस का स्क्वायर नहीं हुआ होगा उधर की तरफ ही मैं पैराबोला को खोल दूंगा, बस खत्म। उड़ गए तोते। देखो, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ऐसी कोई इक्वेशन है मान लो, लेट इसका पैराबोला बनाना है, ठीक है ना। तो सिर्फ चुपचाप मुझे ग्राफ ही पूछा जाएगा, मुझे ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा भाई उसका पैराबोला का फोकस कहाँ होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये सब तो मुझे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करा जाए भाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आया, तो 8x देखते ही मैंने बोला कि दिस x इज अ लीनियर टर्म, तो मैं चुपचाप एक पैराबोला x की तरफ बना दूंगा बिना कुछ ज्यादा शोर करे, कुछ इस तरीके से, खत्म। लो, मजा आया? आया सर, बहुत अच्छी बात है। ओके, देन अब सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका यूज कहाँ है? अरे यूज फिजिक्स में होगा भाई, यूज फिजिक्स में होगा, डोंट वरी। बताओ कहाँ पे होता है यूज, थोड़ा थोड़ा समझाऊं? समझाता हूँ अभी। कुछ इक्वेशन सेकंड ऑर्डर पैराबोला की भी होती हैं, कुछ इक्वेशंस सेकंड ऑर्डर पैराबोला की भी होती है। कैसी इक्वेशन होती है वो जरा देखने में एक बार दिखा देता हूं मैं कैसी होती है वो। जैसे दिया गया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, लेट दिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन, मतलब नॉर्मली ऐसी नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसी टर्म होती है जिसका स्क्वायर भी हुआ रहता है, और उसी के साथ में उसकी एक लीनियर टर्म भी रहती है, लेकिन एक ऐसी टर्म जरूर मिलेगी आपको जिसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में नहीं होगा। ऐसी कौन सी टर्म दिखाई दे रही है आपको? वाई, है ना, यस, वाई, है ना, यस, वाई, वाई है वो टर्म जिसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में नहीं हुआ, और जिसका स्क्वायर नहीं हुआ क्या पैराबोला उधर की तरफ ही मुंह खोलेगा अपना? यस। तो इसका अगर पैराबोला बनाने की कोशिश करूं तो कैसा बनता हुआ नजर आएगा आपको? ऐसा ही बनेगा ऊपर की तरफ। कहाँ पे टच होगा कहाँ पे नहीं होगा इस बात से मैं कोई लेना देना नहीं है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा सब, डोंट वरी। चलो, तो इसका मतलब इसका यूज बताता हूँ, एक बार छोटा सा यूज बताता हूँ, अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अभी आपको कुछ इक्वेशंस नहीं पता है। याद करो आपने नाइन्थ क्लास में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, हाँ सर याद आया। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ सर वो भी याद आ गया। तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, हाँ सर वो भी याद आ गई। क्या अगर मैं दूसरी इक्वेशन आपको दिखाऊं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं बिटवीन एस एंड टी, तो मुझे बताओ कि अगर एस और टी में ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो पैराबोला किधर मुंह खोलेगा? अच्छा पहले तो बताओ पैराबोला बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा, क्योंकि एक टर्म इसमें ऐसी है जिसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में नहीं हुआ, एक टर्म ऐसी है जिसका स्क्वायर हुआ, यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला किधर किधर मुंह खोलने की कोशिश करेगा? सर इस इक्वेशन में ना एस एक ऐसा बंदा है जिसपे स्क्वायर कभी आया ही नहीं, यस, तो बढ़िया बात है। तो पैराबोला इसका मतलब एस की तरफ मुंह खोलने की कोशिश करेगा, यस, चुपचाप बना दो ऐसा, खत्म। यही ग्राफ है बस। अब इस ग्राफ का कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला पार्ट आपको दिखाते ही नहीं है, सिर्फ इधर वाला पार्ट दिखा देते हैं, हाँ या ना? अच्छा सर समझ में आ गया सर। तो फिर सर इसमें माइनस का क्या मतलब रहेगा अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे? भाई साहब माइनस का क्या मतलब रहेगा जरा ध्यान सुनना। अगर स्क्वायर वाली टर्म के सामने, अगर स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो गया, तो पैराबोला को उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं करना। अगर ये पॉजिटिव है तो उसको ऐसे ही रहने दो बस। नहीं समझ में आया? मतलब मैंने मान लियो कि बोल दिया एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, और मान लो कि मैंने दोबारा फिर ग्राफ पूछ लिया, तो चुपचाप ऐसा बना दो बस, मतलब फालतू सोचना नहीं है कुछ भी। क्लियर है मेरी बात? चलो पैराबोला की इक्वेशन समझ में आ गई, देखते बता दोगे? यस, बता सकते हो किधर बनेगा? बता सकते हैं सर, अच्छी बात है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान सुनना। एक होता है हमारा इलिप्स, क्या होता है? इलिप्स क्या होता है?
इलिप्स, इलिप्स कैसा होता है सर, दिखाओ एक बार, देखो कैसा होता है इलिप्स, कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं इलिप्स। अच्छा सर, ये तो मैंने देखा है सर पहले भी, देखा तो अच्छी बात है। ये ग्राफ पे बनता हुआ कुछ ऐसा नजर आता है, जब ग्राफ पे बनता है ना ये, तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। समझ में तो आया सर ये हमें, अंडाकार शेप दिख रही है, इसी को एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना जरा मेरी बात। इलिप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि आपको दोबारा फिर से पढ़ाई जाएंगी जब आप ग्रेविटेशन पढ़ने वाले जाओ, ग्रेविटेशन पे जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा वापस, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। इलिप्स में याद रखें कि इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, जैसे सबकी इक्वेशन में बता रहा हूँ ना आपको, स्ट्रेट लाइन की ये होती है, सर्कल की ये होती है, पैराबोला की होती है, ऐसे ही इलिप्स की बता देता हूँ, नहीं तुम लोग बोलोगे इलिप्स के साथ नाइंसाफी कर दी है ना। तो भाई ऐसा मान लो सर्कल और इलिप्स दोनों भाई भाई हैं, हालांकि हाइपरबोला भी इनका ही भाई होता है, लेकिन हाइपरबोला आपको पढ़ना नहीं है। कौन कौन भाई भाई हैं? इलिप्स और सर्कल। सर्कल में दोनों पे स्क्वायर आता था, यस इसमें भी दोनों पे स्क्वायर आएगा, ध्यान सुनना क्या होगा। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मजा आ गया भाई, देख के मजा आया। दोनों पर स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है मैं कुछ पता ही नहीं चला, हमारे बाल उड़ गए एकदम सर पे से, है ना। रुको, होल्ड ऑन, ये आपको दिख रहा है ओरिजिन, ओरिजिन से बड़ा वाला एक्सिस कौन सा दिख रहा है? एक्स एक्सिस। यस, छोटे वाला एक्सिस कौन सा दिख रहा है? वाई एक्सिस। जो एक्सिस छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, जो एक्सिस बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, याद रखें। मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है एक तरफ का, ये डिस्टेंस होता है ए, कितना होता है? ए। माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है एक तरफ का, ये होता है बी। सो दिस ए एंड बी आर नथिंग बट दे आर द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। नाउ फॉर द इलिप्स वी हैव टू फोकई, हमारे पास दो फोकस होते हैं एक्चुअली, वन फोकस इज हियर एंड द अदर फोकस इज हियर। जो फोकस होता है उस फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इलिप्स में, वो होता है ओरिजिन से सी। आएगा समझ में? देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी, ए एंड बी? इट्स वेरी सिंपल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, c is equals to under root of a square minus b square. This is our equation, this is the relation between c, a and b. Is it good? Is it clear to everyone? Yes sir. अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी, एलिप्स आ गई। तो सर हमें पता कैसे लगी है एलिप्स बन गई हमारी? आपके पास जो एलिप्स आएंगी ज्यादातर, वो एलिप्स ज्यादातर वैसी ही आने वाली हैं जैसी आपको दिखाई दे रही है, हाँ या ना? अच्छा जी, सर ये सर्कल कब बनेगा सर? सर्कल कब बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कल एंड इलिप्स? आपको पता लग जाएगा कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। वेन एवर ए इक्वल टू बी हो जाएगा, कभी भी अगर ए इक्वल टू बी हो गया, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। देख लो साइन, अगर ए और बी इक्वल हो गया तो क्या पूरा सर्कल बनेगा? यस। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे अलग अलग वैल्यूज हैं, देन इट विल बी एन इलिप्स। अगर दोनों के नीचे सेम वैल्यू है और दूसरी तरफ 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, then the equation will belong to circle. Is it clear everyone? The difference between circle and ellipse? ज्यादा सोचना नहीं है ellipse के बारे में, ellipse ज्यादा नहीं आएगा आपके पास, सर्कल भी ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा काम किसका है? पैराबोला का और स्ट्रेट लाइन का। यस, किस किस का? पैराबोला का और स्ट्रेट लाइन का। यस, अच्छा जी, और क्या बताना चाहते हो सर आप हमें? इतना तो पका दिया है ना, थोड़ा और पकाता हूँ, ध्यान से देखो। कभी कभी ना ग्राफ पूछ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, मतलब कभी भी ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई ए जो है ना वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाइंड द ग्राफ बिटवीन ए एंड बी।
तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे, के बी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट आता है, यस सर आता है। क्या इक्वेशन ए इक्वल टू के बी बनी, यस सर बनी। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ ए और बी के बीच में, तो क्या ए वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, यस। क्या बी एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, यस। क्या इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स। ये इक्वेशन किसकी थी भाई, स्ट्रेट लाइन की थी क्या, सी तो जीरो हो गया यहाँ पे। तो चुपचाप स्ट्रेट लाइन बना दो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द origin. Why passing through the origin? Because c is zero here. What is c? y intercept. y intercept जीरो, तो मतलब y को कहीं पे काट ही नहीं रही लाइन, यस, खत्म। तो जब भी a और b दो वेरिएबल्स ऐसे हों जो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट इज whenever a is proportional to 1 by b means a is inversely related with the b। b के बढ़ने से a कम हो रहा है, b के घटने से a बढ़ रहा है। then what will be the graph between a and b? Do you know that the graph between a and b is a kind of this? सर ये ग्राफ हमें कैसा नजर आ रहा है, ना तो ये सर्कल नजर आ रहा है, ना ये पैराबोला नजर आ रहा है, ना ये इलिप्स नजर आ रहा है। ये तो एक टूटा हुआ चांद का टुकड़ा नजर आ रहा है ना, है ना। इस चांद के टुकड़े को, जो ये चांद का टुकड़ा आपको दिख रहा है, इसको एक्चुअल में हम लोग अपनी मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्यारा सा नाम है ना एकदम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब किसका भाई, इलिप्स का भाई, मतलब किसका भाई, सर्कल का भाई, है ना। लेकिन ये दिखने में एकदम चांद का टुकड़ा है। बात समझ आ रही है। तो कभी भी अगर दो क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, सो ग्राफ विल बी और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि सबको क्लियर होगा, है ना। गुड। तो ये आपको ग्राफ के मैंने कुछ बातें बताई आज, कैसे कैसे ग्राफ को देखते हैं, इक्वेशन को देखते नजर आ जाना चाहिए कि ये ग्राफ कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनने वाली है, पैराबोला कैसा बनने वाला है, सर्कल कैसा बनने वाला है, इलिप्स कैसे बनने वाली है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनने वाला है ना। गुड। लास्ट दो चीजें बस, बस इसके बाद खत्म कर रहा हूँ लेक्चर को, ध्यान सुनना। अच्छा, पहली बात, पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, कि दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स एक्सेप्ट कैलकुलस। आज मैं यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स का जितने भी पार्ट थे वो सब मैं खत्म कर रहा हूँ। कल से मैं जो लेक्चर बनाऊंगा वो कैलकुलस के ऊपर बनाऊंगा, मतलब पहले डिफरेंशिएशन आपको सिखाऊंगा, एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द इंटीग्रेशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में आपको मैं कल से बताऊंगा। ये लास्ट लेक्चर है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का। क्लियर है? लास्ट दो बातें सुन के जाना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनना। कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से ना हमें कुछ चीजें निकालने के लिए बोलते हैं कभी कभी, है ना। लेट मी हैव अ ग्राफ, वी हैव अ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, अगर कभी भी आपको कोई भी क्वांटिटी मिल रही है वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करके, लेट आई से दिस y axis by x axis gives you p is a type of quantity। let ये p क्वांटिटी यहां से कैसे मिलेगी, मान लो यहाँ पे कोई कर्व बना रखा है आपने, कोई स्ट्रेट लाइन बना रखी है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, यस। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज स्लोप। अगर आप ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस p। व्हाट इज p? p इज अ क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद एन इलस्ट्रेशन। याद करो, उसके लिए कुछ आपको याद करना पड़ेगा, एंड आई होप कि 10th क्लास में सबने अच्छे से पढ़ाई की होगी, है ना। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, डू यू नो दैट? यस सर, याद आ गया। उसमें एक ओम्स लॉ होता था, याद है? व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ?
सर ओम्स लो तो सर v प्रोपोर्शनल टू आई होता है, v इक्वल टू आई आर होता है। यस, उसमें अगर मैं v और i के बीच में ग्राफ बनाऊं, मान लो कि ग्राफ ऐसा बन गया, एकदम स्ट्रेट लाइन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द x एक्सिस। ओके, what you need to find out is that you are told to find out the resistance from the graph. How to calculate? सर हमें पता है v इक्वल टू आई आर होता है, तो r इक्वल टू v बाई आई होता है, तो v तो आपको पता नहीं, ना ही पता है आपको। हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस? तो क्या v y एक्सिस है? यस। क्या i x एक्सिस है? यस। क्या y अपॉन x करके जो क्वांटिटी मिलती है, क्या वो स्लोप से मिलती है? यस। फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अरे सर ये तो हमें आता है करना। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आंसर आया 1030, मतलब आंसर आया 1/√3 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ नहीं आई बात भाई? समझ आ गई? कैसे करना है बताओ? कभी भी अगर कोई क्वांटिटी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस को करके बन रही है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। डू यू नो दैट? ग्रेट। एक लास्ट चीज, दूसरी चीज, अगर कभी भी एक ग्राफ आप बना रहे हो बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस, एंड लेट आई से by multiplying x and y you are getting a quantity q. So how to find that quantity? What you need to do is you have to find out the area of the graph. You have to find out the area of the graph. Area of the graph. So let I say we have a graph between speed and time. Like this is speed v, this is time t. Let मैंने बोला कि भाई ये ग्राफ बन गया ऐसे, कोई दिक्कत? मान लेते हैं ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 5, कोई दिक्कत? आपसे पूछ लिया गया फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस, तो आपने देखा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई स्पीड इनटू टाइम, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं हम तो, है ना? स्पीड क्या है? वाई एक्सिस, टाइम क्या है? एक्स एक्सिस। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रही है आपकी क्वांटिटी डिस्टेंस? यस। सो हाउ टू फाइंड दैट डिस्टेंस? सर ग्राफ का एरिया निकाल लो सर। समझ में आ गया क्या? लो भाई, तुमने जैसा बोला और मैंने वैसा कर दिया। क्या होता है भाई एरिया? ये ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या आपको? एरिया यही आपको डिस्टेंस देगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू व्हाट इज बेस? 5। व्हाट इज हाइट? 10। 2 से 5 बार कट गया, आंसर आ गया 25 मीटर स्क्वायर। नहीं बोलना, मीटर बोलना है। ये आ गया आपका डिस्टेंस। अरे सर समझ में आ गई बात। तो भाई साहब जो जो बातें मैंने आपको आज बताई, सारी यहाँ रखनी है, यहाँ भूलना नहीं है कुछ भी। क्या क्या बताया एक बार रिपीट, फटाफट रिकैप करते हैं। स्ट्रेट लाइन बताई पूरी, स्ट्रेट लाइन को कैसे कैसे बनाते हैं, क्या इक्वेशन होती है, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे इंटरसेप्ट निकालते हैं। यस। उसके बाद सर्कल पे आए, सर्कल की इक्वेशन देखी, सर्कल को कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, सेंटर के कैसे रेडियस निकालते हैं। सर्कल के बाद पैराबोला पे आए, पैराबोला में देखा फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला क्या होता है, सेकंड ऑर्डर पैराबोला क्या होता है, किधर की तरफ मुंह खोलता है, कैसे इक्वेशन को पहचानते हैं। यस। फिर हम आए उसके बाद इलिप्स पे, इलिप्स को बताया इलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है, फोकस होता है, फोकस सी ए बी सब में रिलेशन क्या होता है। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलिप्स एंड सर्कल। यस। देन मैं आया उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ पे, फिर आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ पे, फिर आया मैं स्लोप और एरिया पे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्राफ थ्योरी। मैंने आपको डिटेल्ड ग्राफ्स नहीं बताया अभी, मैंने आपको बताया कि ग्राफ को देखना कैसे है, ग्राफ को देखते पहचानना कैसा है, कि व्हाई दिस ग्राफ इज अ कर्व, व्हाई दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाई दिस ग्राफ शोज a quantity x, why this graph shows a quantity y, why to find the area, why to find the slope। मतलब ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में रहते हैं। सर इस ग्राफ में आपने स्लोप कैसे फाइंड कर लिया? सर ये तो हमें पता ही नहीं था सर। सर ये इस ग्राफ में आपने एरिया कैसे फाइंड कर लिया? अरे भाई कुछ नहीं करा मैंने, सब बेसिक्स है, सब बेसिक्स है। हाउ टू फाइंड एरिया? जब भी मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करके बन रहा है तो एरिया फाइंड कर रहा हूँ, जब भी मुझे दिख रहा है डिवाइड करके बन रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्लोप फाइंड कर रहा हूँ। यस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना? तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो ऑफ द ग्राफ थ्योरी। सो this is the time we are going to this we are going to stop this lecture, and
ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो था कंप्लीटली, वो मैंने खत्म कर दिया अभी। ठीक है ना बात। इसके बाद अब मैं जितने भी लेक्चर बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। तो भाई साहब, जिसने जिसने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स नहीं देखे देख लो, जिसने ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे देख लो, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के लेक्चर नहीं देखे देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बार बार वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, और प्रैक्टिस अगर करनी है जेई एडवांस के लिए। ठीक है। मुझे अगर मेरे सब्जेक्ट में रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मेरे पास दो तगड़े टीचर हैं मैथ्स के और केमिस्ट्री के, तगड़े टीचर एकदम। भाई साहब यहीं उतार दूंगा उनको अपने चैनल पे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। लेकिन रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए पहले। फिजिक्स में रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी धड़ाधड़ वीडियोस बन जाएंगी। क्लियर है इतनी बात। चलो फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।